ज़ुबैर साहब, बहुत ही अफसोसनाक कलमी है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। फिर मुल्क की सियासत भी ज़ाहिर बात है ज़ेर बहस आएगी। अपोजिशन लीडर्स की तयनाती के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। आगे यहाँ से सिलसिला कैसे बढ़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन पहले सानह कराची गुल प्लाजा उसके ऊपर मुसलसल हम भी बात कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी देख रहे हैं, MQM हो पीपल्स पार्टी एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। यू बिलोंग फ्राम दैट सिटी, व्हाट वेंट रॉन्ग सर? क्या वजह है कि अभी हम देख रहे थे दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आबादी के हिसाब से फायर स्टेशन कितने होते हैं। तेहरान की मिसाल ले लें, 400 से ज़ायद फायर स्टेशन है। ढाका में हमसे कहीं ज़्यादा, कराची में सिर्फ 30 हैं। दिल्ली में 60-70 के करीब है, उससे ज़्यादा होंगे, आबादी कम है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस सिटी जो कि 60-70 की दिहाई तक दुनिया के सामने एक मिसाल थी, और ये 3 खरब से ज़ायद का टैक्स सालाना देता है पूरे मुल्क को। अभी आपने खुद ही मेरा ख्याल है उस सवाल में आपका जवाब है। ढाका की एग्जांपल दी, दिल्ली की एग्जांपल दी। दे आर कैपिटल्स, कराची इज नॉट। कराची में पाकिस्तान में कराची की कोई हैसियत नहीं है। जो हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके लिए कराची का टोटल इनडिफरेंस है। और मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ किस तरह से इनडिफरेंस है। सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब है, और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल सीट्स एट स्टेक कराची में होती हैं। 67 प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की। आप पिछले 2024 का इलेक्शन उठा के देख लें, PMLN के लीडरशिप के टॉप 20 लीडर्स में, 25 लीडर्स में एक भी आया हो विजिट करने। सो मच इज द लेवल ऑफ इनडिफरेंस। पीपल्स पार्टी के लिए कराची कोई हैसियत नहीं रखता, तो उनको सिर्फ इंटरेस्ट है इंटीरियर सेल से वोट लेने का, एंड कराची उनके लिए एक फॉरेन लैंड है। सो आपने कहा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी शहर की हैसियत है तो वो कराची है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन यहाँ होती है। इट्स अ नेचुरल सिटी फॉर बिजनेसेस। सारे फॉरेन मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ है, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ है, कॉटन एक्सचेंज यहाँ है। ये जो सारे हैं ना, आया चंडीगढ़ रोड आके देख लें, 50 साल पहले की तस्वीरें निकाल लें और आज की, उससे बदहाली आपको पता चल जाएगा। हम जब आते हैं इस्लामाबाद या लाहौर जाते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची में ये जो वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये जो आज वाकया हुआ है, 2 दिन पहले जो वाकया हुआ है गुल प्लाजा का, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। ये वो शहर है, फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, जहां गटर के ढक्कन का बंदोबस्त नहीं है, यानी कि गटर के ढक्कन। और ये सीरियस इसलिए है कि बच्चों की अब बात होती है। यहाँ रोडें टूटी हुई हैं। यहाँ ये वो शहर है जहां पानी का बंदोबस्त नहीं है। आज से 15 साल पहले भी टैंकर माफिया का जिक्र होता था, और आज भी टैंकर माफिया राज करते हैं। मैं अपने पर्सनल घर की एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं कोई प्रिविलेज नहीं लेना चाहता, बट आई हैव टू बैग इज द वर्ड कि 14-15 हजार रुपए का हर हफ्ते टैंकर मंगवाने के। नहीं, मैं समझा नहीं। आप साबिक गवर्नर हैं, आप यू हैड बीन देयर इन सिटी से आपका ताल्लुक है। आप कह रहे हैं कि आपको भी पानी नहीं मिलता, तो पानी कैसे लेते हैं? नहीं मिलता, बिल्कुल। मैं तो आप देख रहा, मैं पोश इलाके में भी रहता हूँ और प्रिविलेज भी हूँ, लीड से भी ताल्लुक है। पानी नहीं मिलता, तो पानी का उसूल कैसे आपको मुमकिन बनाते हैं? आ रहा होता हूँ, जो ऐसे इलाके हैं जामी, जहां पानी उनके लिए तरसते हैं लोग, बिकॉज दे कांट बाय टैंकर्स, बिकॉज टैंकर्स आर एक्सपेंसिव। यानी कि पानी अवेलेबल है, लेकिन एक ऐसा माफिया राज कर रहा है जिस पर अब MQM बिल्कुल कसूरवार है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल कसूरवार है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ PMLN चाहे फेडरल हुकूमत में हो, उन्होंने क्या कर लिया आप मुझे बता दें, क्या किया कराची में? कराची में तो इतनी बुरी, अब आप कह रहे हैं ना मैं कराची रहने वालों, मैंने तो यहाँ 1972 से जब से होश संभाला और एक कॉलेज में गया, तो मुझे तो उस वक्त से पता कराची कि हमने बदहाली कैसे गिरते 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 यहाँ लाकानूनियत भी हुई, यहाँ लाशें भी उठती रही, खून बहा, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। So this is the state of affairs. ज़ुबैर साहब, मैं आज देख रहा था कादिर पटेल साहब कह रहे थे ये जो गुल प्लाजा की जिक्र हो रहा है, इसका कंप्लीशन प्लान भी मैं कल डिस्कस मीडिया में मंजर आम पर आ चुका है, कितनी इजाज़त थी और कितनी दुकानें ज़्यादा बनी। लेकिन आई जस्ट हर्ड कि कादिर पटेल साहब कह रहे हैं कि एक मंजिल की मंजूरी जो थी ना, वो MQM के ऊपर वो डाल रहे हैं कि उनके बानी और उनके गार्ड्स और उनके जिम्मेदारों की वजह से हुई। और ये बल्दिया टाउन वाला जब वाक़या हुआ था ना 5 साल पहले,
हर साल कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता रहा है। तो मैं बल्दिया टाउन के वाक़े से आज दिन तक देख रहा हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट कि दोनों पार्टियां कहती हैं नहीं वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी वजह से ये हुआ, वो कहते नहीं आपकी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदार है कौन? टू बी फेयर पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि 18 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं सिंध में, तो वो इस चीज से परिजिम्मा नहीं हो सकते। लेकिन अगर कराची की तबाही शुरू हुई है, तबाही वो एमकेएम के आने से और उनके पावर में आने से हुई थी। मिड 80s तक कराची वाज अ पीसफुल ब्यूटीफुल बिजनेस डायनेमिक सिटी। और ये जो आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह में जो राज रहा है ना, जिसमें हर गैर कानूनी चीज का अप्रूवल, क्योंकि अब हम अगर बोलेंगे भी नहीं तो फिर तो फायदा ही कुछ नहीं ना। बहुत नाराज होंगे एमकेएम के दोस्त हमारे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज अल्ताफ हुसैन को आज कोई नहीं मानता ना। सारी ये एमकेएम के लीडर्स जो असेंबली में भी बैठे सारे उसको गालियां, जो पहले तो सारे उसकी पांव छूते जी थे। भाई जी भाई जी भाई क्या कुछ नहीं होता था। अब क्या मुस्तफा कमाल क्या कहता कि अल्ताफ हुसैन क्या करता था, बोरी बंद लाशें निकलती थी किसके कहने पर? अल्ताफ हुसैन। तो मुस्तफा कमाल तो उसका हिस्सा थे। क्या कुछ नहीं हुआ इस शहर में? कितना खून बहाया? सारे चुप करके बैठे थे, सारे उसमें शामिल थे। तो ये देखें, एमकेएम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा वोट उन्होंने कराची से लिए हैं। कराची में उनके लिए ज्यादा हैसियत थी, उनका ज्यादा कंसर्न होना चाहिए था बनिस्बत पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीरियर सिंध से जीत लें और सिंध की हुकूमत ले लें। 18वीं तरमीम होगी, पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है, सूबों को इख्तियारात चले गए। आज विफाक में ख्वाजा साहब ये फरमा रहे थे कि ये तो ढकोसला साबित हुई है। और आज मेरी कुछ देर पहले बैरिस्टर अकील से जी प्रोग्राम बात हुई, वो कहते हैं जी बिल्कुल हमारे यहाँ ये इदराक है कि इस तरमीम के वो फ़वाइद नहीं हो सके और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, जिसके लिए सोचा जा रहा है कंसेंसस पैदा किया जाए। ये है ताज़ा स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट इन पावर। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ को ये बताना चाहिए कि जो 29 मेंबरान थे जिनको सबसे बड़ा नेशनल सिविलियन अवार्ड दिया गया था 18वीं तरमीम पर, उसमें 5-6 पीएमएलएन के थे, जिसकी सरबराही वो रजा रबानी के बाद जो थे वो इसाक डार साहब कर रहे थे। तो आपने तो ब्रेक थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा था कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक नई तारीख लिखी जा रही है। और मैं बिल्कुल आज भी उस बात से एग्री कर रहा हूँ, आज भी मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। तो पहले तो अपने अवार्ड से वापस करें ना, कि मुल्क के साथ जो आपने किया है, खिलवाड़ किया है, कि 20 साल के बाद आपको याद आया कि वो तो बड़ी खराब तरमीम थी, बड़ी खराब। आप होश में कभी होते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब तो एस्टैब्लिशमेंट की वो क्लास लेते थे, पूरी की पूरी पीएमएलएन। अभी 2022 के बाद उनको यही याद आ गया कि सबसे सिविलियन बालादस्ती तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। अब उनको याद आ गया कि 18वीं अमेंडमेंट जो है बड़ी खराब हो गई है, अब उसको ठीक होना है। क्योंकि वो खुद नहीं समझते, उनको कहां से अभी से ख्याल आ गया? उनके ऊपर प्रेशर है, बिकॉज दे हैव नो लेजिटिमेसी। अगर किसी की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की लेजिटिमेसी होती ना, अपने वोटों से आया होता है, तो वो कभी भी इस किस्म की चीजों में इस तरह से आगे बढ़ के बात नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ 49,000 या क्लोज टू 50,000 वोटों से हार चुके थे रिहाना डार से। उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। 2018 में वो कहते हैं कि जी जनरल कौन है, बाजवा ने पता नहीं उनको फोन करके कहा था कि मुझे यहाँ हरवाया जा रहे हैं, वोट है। तो ये इसका कोई बंदोबस्त नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 18वीं तरमीम में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जनरल बाजवा तो आपके भी दोस्त थे, जुबैर उमर साहब। जनरल बाजवा तो आपके भी दोस्त थे, आपकी भी राह रस्म थी उनके साथ। मैंने नहीं उनको कहा था कि ख्वाजा आसिफ को जितवाएं। जारी बात है, आपकी फरमाइश किसी और नौयत की होगी ना, आप तो इलेक्शन ही लड़े थे। मतलब इलेक्शन, मतलब मैं भाई, अगर कुछ खराबी हो रही थी 2018 के इलेक्शन में, तो ख्वाजा आसिफ शुड हैव रैंक द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। असूल की तो बात ये है ना, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ के आर्मी चीफ को फोन नहीं, उन्होंने देखे ना, उन्होंने चीफ को ही रैंक द चीफ। एक्चुअली योर टेक ऑन दिस नोशन सर, ये जो अफवाह फैली हुई है 18 से 25 वाली, एक वजह से बात हो रही है। ये थिंकिंग डेवलप कहाँ हुई पीटीआई को रोकने के लिए? देखिए, बात ये है कि मैं कायरा साहब की वजाहत सुन रहा था, और हो सकता है वो बिल्कुल सिंसेयर हो उनकी सोच इस सिलसिले में, लेकिन कायरा साहब को हमारी बिटर हिस्ट्री पता होनी चाहिए, खास तौर पर रीसेंट हिस्ट्री। और खास तौर पर ये कि यूथ जो है उसका झुकाव ओवरवेलमिंगली पीटीआई की तरफ है।
तो जब बिल्कुल हम इस किस्म की इक़दामात की बात करते हैं तो लोगों में शक व शुबहात इसलिए पैदा होते हैं कि यार ये इमरान खान को हर चीज रोकने के लिए कर रहे हैं। सही। तो इस ऐसे मौके पर ऐसे सिचुएशन में तो उसको डिसमिस करना चाहिए, बजाय कि बिल्कुल लॉजिक हो सकती है, कभी भी लॉजिक हो सकती है। बिल्कुल ठीक। मतलब पॉइंट ये है जामी कि 25 से अगर काम नहीं बनेगा तो फिर आप 40 करेंगे ताकि किसी ना किसी तरह से जुबैर साहब, हुकूमत बना सके। मैंने इसका एक एनालिसिस किया हुआ है ब्रैकेट का। पाकिस्तान में जो 13 करोड़ 1 लाख वोटर्स हैं उनका पूरा इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक एनालिसिस किया हुआ है। 60 to 67% वो लोग हैं जो 18 से 45 बरस में आते हैं। तो अगर आपने 18 से 25 कर भी दिया तो 25 से 45 का क्या कीजिएगा? असल मसला ये है।